Hello everyone, I hope you are doing well and I welcome to my YouTube channel Learn with Shini. So today we are going to start our class by reading these political symbols. Okay, so what are these symbols and why they were used? ये symbols थे का इनका यूज़ क्या था? सो पहले देखते हैं. सो द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वीमेन इन 18th सेंचुरी. सो 18th सेंचुरी की बात हो रही है बिकॉज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं बेटा. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है 1789 मीन्स 18th सेंचुरी में. हमने पढ़ा था 18th सेंचुरी कहाँ से कहाँ तक होता है. सो 18th सेंचुरी में क्या थे, जो मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वीमेन जो थे दे कुड नॉट रीड आर राइट, मतलब वो पढ़ लिख नहीं सकते थे. ठीक है, तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था कि आप अगर कुछ लिख के दे दोगे तो वहाँ पे आपने कोई मैनिफेस्टो दे दिया, कोई भी ऑर्डर इशू करवा दिया, फिर आप वहाँ के लोगों को एक तरह से अवेयर करना चाहते हो. सो अगर आपने कुछ ऑर्डर दिया तो वो उसको पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो उसके लिए कुछ सिम्बल्स का यूज़ होता था. राइट, सो कुछ सिम्बल्स का यूज़ होता था. वही सारे सिम्बल्स हमको पढ़ने हैं, जो सिम्बल्स जिस सिम्बल की हेल्प से जो वहाँ पे आइडियाज़ थे वो क्या किया गया, उनको स्प्रेड किया गया था. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं. First is the broken chain. The broken chain. So chains were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. So chain का जो बेटा यूज़ होता था बेसिकली जो स्लेव होते थे, स्लेव को बांधने के लिए करते थे. ठीक है, सो यहाँ पे ब्रोकन चेन, चेन देखिए यहाँ पे ब्रेक है. सो ब्रोकन चेन का मतलब है कि जो अब स्लेव था वो भाई जो आपने जिसको बांध के रखा था वो क्या हो गया है, फ्री हो गया है. ठीक है, सो नेक्स्ट द बंडल ऑफ रॉड्स आर फैसेस. सो आपने कहानी भी पढ़ी होगी बेटा कि क्या होता है कि एक जो वुड की एक लकड़ी की जो रॉड होती है उसको कोई भी तोड़ सकता है, बट अगर उस बंडल को लेके आ जाओ ढेर सारे तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता. तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिखाता है कि यूनाइट होकर रहना चाहिए. सो वही चीज़ है, वन रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल. एक रॉड को बेटा आप तोड़ सकते हो बट पूरे बंडल को यू कांट ब्रेक. सो ए स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. व्हेन यू आर यूनाइट देन योर स्ट्रेंथ बिकम मच 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 बिगर. आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप यूनाइट होते हो. What is next? The next is the eye within a triangle radiating light. एक आँख है, देखिए यहाँ पे एक आई है जो एक ट्रायंगल के अंदर है और क्या कर रही है, यहाँ पे लाइट को रेडिएट कर रही है, लाइट को स्कैटरिंग हो रही है यहाँ, लाइट की स्कैटर्ड है, देखिए यहाँ पे लाइट. सो व्हाट इट्स मीन, इट्स मीन्स दैट द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज. ये जो आई आपको दिख रही है इट स्टैंड फॉर नॉलेज, ये नॉलेज के लिए है. एंड इसकी जो नॉलेज है, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स और इग्नोरेंस. जैसे जब सन आता है, क्लाउड्स में जब सन आता है सो उसकी रेज से, उसकी लाइट से जो क्लाउड्स होते हैं बेटा, क्लाउड छट जाते हैं. सो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे इस आई की नॉलेज से, इस आई की नॉलेज की जो रेडिएशन निकल रही है ना, इससे जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता जो है, अज्ञानता के बादल जो हैं वो क्या हो गए, अब दूर भाग रहे हैं. ओके, सो इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेप्चर. सेप्चर मीन्स दिस इज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर. तो वहाँ पर अगर किसी रॉयल पावर की रॉयलिटी को शो करने के लिए इसका यूज़ किया था, इस सिंबल का यूज़ किया, उसकी यूज़ किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. सो हियर यू कैन सी कि एक स्नेक है, अपने टेल को ही वो बाइट कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे एक तरह से एक रिंग फॉर्म हो गई है. सो यहाँ पे ये रिंग क्या दिखा रहा है, दैट यहाँ पे ना तो कोई बिगिनिंग है, ना किसी चीज़ की कोई शुरुआत है, नॉर हैव इट्स एंड. ना तो यहाँ पे किसी चीज़ की बिगिनिंग हो रही है ना तो शुरुआत हो रही है. सो बेसिकली इट इज़ अ सिंबल ऑफ इटर्निटी. इटर्निटी मीन्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इटर्निटी मीन्स जहाँ पे किसी की नहीं शुरुआत हो ना अंत, मीन्स आप अनंत काल का बोल सकते हो. सी इट इज़ अ सिंबल ऑफ इटर्निटी. देन व्हाट इज नेक्स्ट, रेड फ्रीजियन कैप. वॉट इट्स मीन, इट मीन्स दैट ए स्लेव, जो कोई भी स्लेव होते थे वो जब इस कैप को पहनते थे देन दैट मीन्स कि अब वो क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं. एक कैप वॉर्न बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री. जब वो स्लेव फ्री हो जाते थे तो वो इस कैप को वेयर करते थे. नाउ नेक्स्ट ब्लू वाइट एंड रेड. यू कैन सी एलईडी इज हियर एंड इसने ब्लू वाइट एंड रेड कलर के क्या पहने, कपड़े पहन के रखे हुए हैं. सो व्हाट इट्स मीन, इट मीन्स ये नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का क्या था, नेशनल कलर था. तो उसको शो करने के लिए यहाँ पे इस लेडी को शो किया जाता था. नाउ नेक्स्ट द विंग्ड वेमेन. हियर यू कैन सी एक लेडी है जिनकी क्या है, विंग, दे हैव, शी हैव द विंग. तो यहाँ पे विंग है, यहाँ पे किसी लॉ को लाया जाता था देन उस लॉ को बताने के लिए क्या होता था, ये विंग वेमेन की जो सिंबल है उसको शो किया जाता था. नेक्स्ट द लॉ टैबलेट. द लॉ टैबलेट. सो हियर यू कैन सी दिस टैबलेट, दिस इज कॉल्ड द लॉ टैबलेट. एंड ये लॉ टैबलेट का मतलब क्या था, इसका मतलब था कि जो लॉ है, लॉ इज सेम फॉर ऑल. ये जो लॉ है सभी के लिए सेम है एंड इस लॉ के सामने सब लोग क्या है, इक्वल है. ओके, सो द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. ये सारी चीज़ें आप अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा भी देखने को मिलती होगी आपको कि हम क्या है, हमें राइट टू इक्वालिटी है एंड वी आर द इक्वल बिफोर लॉ. सो ये चीज़ हमको आज भी देखने को मिलती है. ओके, सो कल हमने देखा था कि कैसे सिस्टम था, एरिस्टोक्रेसी वगैरह देखी थी.
सॉरी कल हमने नेशनल असेंबली देखी थी, यस एरिस्टोक्रेसी हमने लास्ट क्लास में देखा था। सो अभी हमने देखा था कि नेशनल असेंबली कैसे फॉर्म हुई, यहाँ पे एक्टिव पैसिव सिटीजन कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के उन्होंने तैयार किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज होता है इनका, वो शुरुआत किससे होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो शुरुआत होती है बेटा डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन, उससे शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये यू कैन सी, ये पिक्चर दी हुई है। ठीक है, सो नाउ सी देखते हैं उसमें रहती क्या क्या, तो उसके आपको पॉइंट्स याद करके रखना है, यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स। देन सी फर्स्ट इज राइट सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सारी चीज़ें वन वन पॉइंट करके याद रखिएगा, ये आपको याद रखनी चाहिए बिकॉज अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के उन्होंने तैयार किया था उसमें जो फर्स्ट पेज पे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन थे, उसके मेजर पॉइंट्स क्या थे। सो वहाँ पे राइट्स दिए हुए थे बेसिकली, सो यू विल राइट दैट वहाँ पे कौन कौन से राइट थे। फर्स्ट इज राइट टू लाइफ, सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड थर्ड इज फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, एंड फोर्थ इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके सो these right were established as natural and inalienable right, मीन्स इसको कोई भी उनसे अलग नहीं कर सकता है। मीन्स कोई भी अगर फ्रांस में पैदा हो रहा है, वहाँ पे उसकी बर्थ हो रही है, तो उसको ये बर्थ बाई बर्थ ये सारे राइट मिल जाएंगे। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाई बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन एज नेचुरल राइट। नेचुरल राइट का मतलब ये हो गया कि आपको बाई बर्थ मिलेगा एंड आपसे उस राइट को कोई भी ले नहीं सकता। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नो नेक्स्ट, अब तक हमने देखा कि फ्रांस में कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश करी थी। हमने जो वहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम चल रहा था, हमने जो राजा था, सो राजा को हमने, राजा अभी भी है यहाँ पे, बस हमने क्या लाके बैठा ला दिया कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो नेशनल असेंबली आती है उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब मोनार्किकल सिस्टम जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग काम करेगा, इसलिए हमने कौन सा वर्ड वहाँ पे यूज किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नाउ अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अब क्या होता है, नाउ जो मोनार्कियल सिस्टम था वो टोटली चेंज होके क्या बन जाता है, रिपब्लिक। व्हाट इज द मीन ऑफ रिपब्लिक? आई होप आप लोगों को पता हो, अगर पता है नीचे कमेंट करके बताइए व्हाट इज द मीन ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, धीरे धीरे टेंस होने लगती है, क्योंकि पता है कि यहाँ पे नेशनल असेंबली आ गई है, तो राजा जो थे, राजा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। राजा क्या करते हैं, अब राजा जो है, राजा के मन में चोर है, भाई देखते हैं क्या चोर है। सो ऑल्दो लुई 16 हैज साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भले ही कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया है, यहाँ पे रिकग्निशन दे दी है, बट उन्होंने कुछ और भी किया। ही इंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया। यहाँ पे वो प्रूशिया के जो किंग हैं उनके साथ सीक्रेट नेगोशिएशन में चले जाते हैं, वहाँ पे आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे ये जो रिवोल्यूशन है, जो यहाँ पे फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा है, इसको कैसे खत्म करके हम वापस ला सकें, अपनी पावर को ला सकें। ठीक है, सो जो रूलर्स ऑफ अदर कंट्रीज rebellious countries too were worried by the development in France and made plans to send troops। so यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि सपोज फ्रांस है, ओके दिस इज फ्रांस। फ्रांस में यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, अभी नेशन स्टेट का कंसेप्ट आ रहा है, यहाँ पे लोग अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। सो जो अदर कंट्रीज हैं यहाँ पे, नेबरिंग कंट्रीज होंगी यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि लोग यहाँ पे थोड़े पास में रहेंगे, नेबरिंग कंट्रीज है, तो यहाँ पे बातें फैलेंगी, स्प्रेड होंगी, आइडियल्स यहाँ के फैलेंगे, तो यहाँ के लोगों में भी चांसेस है कि यहाँ के लोग भी सोचेंगे भाई यहाँ अगर फ्रांस में ये चीज़ें हुई हैं तो हम भी कर सकते हैं रेवोल्यूशन। सो वो चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए जो अगल बगल की जो यहाँ पे कंट्रीज थी जहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम चल रहा था, वहाँ के जो राजा महाराजा थे अब डरने लगे फ्रांस से, वो चाहते थे कि वापस यहाँ पे क्या आ जाए, मोनार्किकल सिस्टम पहले की तरह स्टैब्लिश हो जाए। सो वही चीज़ है कि जो नेबरिंग कंट्रीज के जो रूलर्स थे, दे वर वरीड कि फ्रांस में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए उन्होंने क्या प्लान किया, दे प्लान टू सेंड ट्रूप। उन्होंने प्लान किया कि हम जो फ्रांस है वहाँ पे अपनी सेना भेजेंगे, ट्रूप्स भेजेंगे, ठीक है, एंड जो भी वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिफोर दिस कुड हैपन, इसके होने से पहले ही जो नेशनल असेंबली थी उसको लग जाती है भैया भनक कि यहाँ पे जो हमारे राजा महाराजा वो प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके चल रहे हैं चाल, कि यहाँ पे हम आके करेंगे फ्रांस पे हमला, ठीक है। किस ईयर की बात है ये, 1792 में क्या करती है हमारी जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली लगा देती है वॉर, मीन्स वॉर अटैक कर देती है। यहाँ पे किसको अटैक करती है, प्रूशिया पे और ऑस्ट्रिया पे, क्योंकि उसको भनक लग जाती है कि यहाँ पे हमारे राजा महाराज को चाल चल रहे हैं, तो ठीक है हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉर डिक्लेयर कर देते हैं,
ठीक है। सो क्या होता है, अब यहाँ पे नेशनल असेंबली में वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब उस वॉर के डिक्लेरेशन से क्या होता है, जो फ्रांस के मेंबर्स, फ्रांस के सिटीजन्स होते हैं, उनके अंदर ये फीलिंग आती है, देवर ओवरवेल्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे एक तरह से कि जो रिच हैं और जो पुअर हैं उनके बीच की फाइट है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया, ये सारे प्रोविंसेस थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक तरह से अपने राइट्स की बात की थी, अपने राइट को ये वापस लेके आ गए थे फ्रांस में। तो यहाँ पे एक रिच और पुअर के बीच की लड़ाई होती थी। लोग दौड़ दौड़ के आते हैं, वॉलंटियर मीन्स खुद से आते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमें आर्मी में ज्वाइन करो, हम भी जाके वॉर में जाएंगे। ठीक है, तो 1000 ऑफ वॉलंटियर्स आते हैं फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, आर्मी में ज्वाइन करने के लिए आते हैं। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग। यहाँ पे उन्होंने इस वॉर को किसके भी अगेंस्ट देखा? किंग के अगेंस्ट देखा। जो एरिस्टोक्रेसी चल रही थी उसके अगेंस्ट देखा। मीन्स पूरे यूरोप में जो उस टाइम पे एरिस्टोक्रेसी चल रही थी, जो भी मोनार्किकल सिस्टम था, उनके अगेंस्ट वहाँ के लोगों ने देखा कि ये वॉर उनके अगेंस्ट है बेसिकली। ओके, सो among the patriotic song they sang as was the Marseillaise। सो आप देखिए Marseillaise यहाँ पे एक सॉन्ग, जैसे हमारे यहाँ पे as you know कि हमारे पे वंदे मातरम गाए गए, बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी सॉन्ग कंपोज हुए थे। जब हमारा नेशनल स्ट्रगल हो रहा था, जब हम लोग फ्रीडम फाइटर हमारे जो थे वो बहुत सारे अपने सॉन्ग्स वगैरह कंपोज करते, उससे क्या होता है कि यहाँ पे एक नेशनलिटी की फीलिंग जागती है कि हाँ हमारा नेशन है, उससे लोगों को हम यूनाइट कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे सॉन्ग कंपोज हुए थे, जिसमें से एक बहुत फेमस सॉन्ग हुआ, दैट वॉज मर्सिलाइज। ओके, सो मर्सिलाइज, उसके पोएट कौन थे? रॉगेट डी लिस्ले, नाम याद रखिएगा, रॉगेट डी लिस्ले। इन्होंने मर्सिलीज जो सॉन्ग था उसको कंपोज किया, जो बाद में चल के जो फ्रांस थी उसकी वहाँ की नेशनल एंथम बन गई थी। ठीक है, Now next, the revolutionary was brought losses and economic difficulties। तो यहाँ पे ठीक है भाई, इन्होंने ऑस्ट्रिया पे, प्रूशिया पे अटैक कर दिया जाके, लेकिन इससे क्या होता है, ये सारे जो वॉर हो रहे हैं उससे क्या हो रही है, जो फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी क्या हो रही है, बिगड़ती चली जा रही है। जो फ्रांस है ये रिवोल्यूशनरी वर ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, लोग तो चले जा रहे हैं लड़ाई लड़ने, घर पे यहाँ पे जो मार्केट है, जो यहाँ पे घर का एक तरह से बोल रहे हैं अर्निंग करते थे, जो काम में लगे रहते थे, वो चीज़ नहीं हो पा रही। सो इकोनॉमी यहाँ पे नहीं चल पा रही है। ठीक है, सो वाइल द मेन वर फाइटिंग इन एट द फ्रंट, विमेन वर लेफ्ट टू द कोप। जब मेन जो थे वो फाइट करने के लिए बैटल में चले जाते थे, युद्ध लड़ने चले जाते थे, तो जो लेडीज होती थी, विमेन होती थी, उनको घर के काम भी संभालने होते थे एंड घर की अर्निंग भी देखनी होती थी। एक तरह से विमेन के ऊपर भी बर्डन आ गया था। large section of population were convinced that the revolution had to be carried further। so अभी भी क्या था, कुछ सेक्शन चाहती थी कि हमको जो हमारा रेवोल्यूशन है इसको कंटिन्यू करना चाहिए। as the constitution of 1791 gave political right only to the richer section। तो क्यों वो चाहते थे? देखिए, एक तरह से तो यहाँ पे एक लड़ाई हुई कि जो प्रूसियन ऑस्ट्रिया अटैक करना चाह रहे थे, उनके अगेंस्ट यहाँ पे लड़ाई हुई, वहाँ पे हमने अटैक कर दिया। बट ये जो रेवोल्यूशन था, कुछ सोसाइटी के कुछ सेक्शन चाह रहे थे इस रेवोल्यूशन को हम कंटिन्यू करें। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, जब हमने 1791 में, याद है आप लोगों को, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या लिखा था कि जो नेशनल असेंबली इलेक्ट होके आएगी बेटा, वहाँ पे वोटिंग राइट्स किसको किसको थे, लिमिटेड थी कि नहीं थी? थी ना लिमिटेड? अच्छा, एक कॉमेंट करके बताइएगा कितनी एज ग्रुप तक के लोगों को वोटिंग राइट थी, राइट? सो यहाँ पे कुछ लोगों को ही थी, प्लस यहाँ पे विमेन को राइट नहीं थी, विमेन को राइट नहीं थी, प्लस जो रिच सेक्शन थे, जो भी हमारे रिच सेक्शन थे फ्रांस में, उनको ही वोटिंग राइट थी, जो टैक्स पे कर सकते थे उन्हीं को वोटिंग राइट थी। सो इसके अगेंस्ट कि यहाँ पे जो रिच सेक्शन है वही यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे उन्हीं गवर्नमेंट को चुन के ला रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो इसके अगेंस्ट लोगों ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रेवोल्यूशन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सो पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। सो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे, जब कोई भी गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज बना रही है, गवर्नमेंट क्या क्या प्लान कर रही है, उसके लिए उस चीज़ों को डिस्कस करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, कि लोग क्या है, आपस में ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, सो यहाँ पे पॉलिटिकल क्लब फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इन सारे पॉलिटिकल क्लब में, इन सारे पॉलिटिकल क्लब में जो सबसे मेजर पॉलिटिकल क्लब जो बाहर निकल के, देखिए बने तो बहुत ढेर सारे, बट जो बाहर निकल के आया, जो एक तरह से सक्सेसफुल हुआ, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वाज दैट ऑफ जैकोबिन्स। कौन थे? जैकोबिन्स का जो क्लब बना था वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस। नाम याद रखिएगा, इट्स मेजर। आप फ्रेंच के रेवोल्यूशन में आप जब पढ़ोगे तो कभी भी इनका नाम आता है। जैकोबिन क्लब जो था दैट वाज सो फेमस। ओके, so women too who had been active throughout this period formed their own clubs। so यहाँ पे जो women होती हैं उन्होंने भी अपने अपने क्लब्स बनाए थे। ठीक है, section 4 of this, so okay, right। now next, the member of the Jacobin club,
द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन. सो एज यू नो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट कौन बना रहा है, गवर्नमेंट कौन बना रही है, रिचर सेक्शन, जो रिच सेक्शन है वो लोग मिलकर गवर्नमेंट बना रही है. तो यहाँ पे बेसिकली उस यहाँ की जो पॉलिसीज ये लोग लेके आएंगे, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेके आएगी, तो इसके बारे में डिस्कस कौन करेगा, जो पुअर सेक्शन होंगे, जो थोड़े से मिडिल क्लास होंगे, वो सारे लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये जो क्लब बन रहा था, ये क्लब मेनली बेटा होते थे लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन, वो सेक्शन जो थोड़े लेस प्रॉस्पेरस थे, उतने रिच नहीं थे सोसाइटी के, वो सारे लोग मिलके ये सारे क्लब्स बना रहे थे. कौन कौन थे, शॉपकीपर्स थे, आर्टिजन थे, शू मेकर थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, सर्वेंट्स थे, डेली वेज वर्कर्स थे. इन सारे लोग मिलके क्या बनाते थे, ग्रुप्स बनाते थे, जिसमें से सबसे फेमस कौन सा ग्रुप निकला, जैकोबिन. ओके. नॉट सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. नाम याद रखिएगा, इट्स मेजर इंपॉर्टेंट, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. सो रोबेस्पियर जो थे ये क्या थे, जैकोबिन क्लब के क्या थे, लीडर थे. जैकोबिन क्लब के लीडर कौन थे अगर पूछे, तो जैकोबिन क्लब के लीडर वॉज रोबेस्पियर. तो मैक्सिमिलियन अगर नहीं याद हो रहा है तो रोबेस्पियर भी याद करेंगे, चलेगा काम. सो लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स. तो यहाँ पे कहानी देखिए क्या होती है. यहाँ पे जो फ्रांस के लोग होते हैं, फ्रांस के यूरोप की बात ले लें अगर हम लोग, यूरोप के लोग, तो यूरोप के लोग बहुत फैशनेबल वे में रहते हैं. फैशनेबल वे मीन्स बहुत ही उनके अगर कपड़े की बात करें हम लोग, तो कपड़े एक लॉन्ग कोट वो लोग वियर करते हैं, टाई वगैरह लगा लेते हैं, शर्ट वगैरह, बूट वगैरह पहन के, प्लस वहाँ पे वो लोग नी ब्रिचेस का यूज़ करते हैं. नी ब्रिचेस क्या होते हैं, नी ब्रिचेस बेसिकली लोग अपने नीज पे पहनते हैं, ऐसे छोटा सा ऐसे होते हैं, अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा नी ब्रिचेस यहाँ पे नीज पे पहनते थे. ओके. सो नी ब्रिचेस उनको बोलते थे. सो नी ब्रिचेस वहाँ पे उनकी शान मानी जाती थी कि नी ब्रिचेस ये जो यूरोपियंस है, फ्रांस के लोग हैं, अमीर सेक्शन बेसिकली जो है, रिचर सेक्शन है, वो पहनते थे. ठीक है. सो यहाँ पे जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, दे डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे. एज यू कैन सी यहाँ पे स्ट्रिप है, यहाँ पे देखिए पट्टियाँ गई हुई हैं इनके, जो भी इन्होंने ट्राउजर पहना हुआ है. सो यहाँ पे वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे. ठीक है. और ये जो यहाँ पे फैशनेबल कपड़े पहनते हैं यहाँ के लोग, फ्रांस के लोग, उसको नहीं पहनेंगे. स्पेशली जो नॉबल्स वगैरह हैं, जो नी ब्रिचेस लगाते हैं, वो सब ये नहीं पहनेंगे. ठीक है. फैशनेबल वे में नहीं रहेंगे, इनका आप अलग ही रहेगा. नो नेक्स्ट. सो बेसिकली ये क्यों कर रहे थे, ये दिखा रहे थे प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वियर ऑफ नी ब्रिचेस. सो जो नी ब्रिचेस पहनते हैं, नी ब्रिचेस पहन रहे हैं, उनकी पावर को एक तरह से क्या बोल रहे हैं कि उनकी पावर धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है. ठीक है. अब इस पावर को खत्म हो, जो नी ब्रिचेस पहन रहे हैं. सो दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सैंस कुलोट्स. व्हाट इज द मीन ऑफ सैंस कुलोट्स. सैंस कुलोट्स मीन्स बेटा, कुलोट्स मीन्स होता है नी ब्रिचेस एंड सैंस मीन्स होता है विदाउट. सो विदाउट नी ब्रिचेस, विदाउट नी ब्रिचेस जो होंगे उनको बोला जाएगा सैंड कुलॉट. तो इसलिए इन लोग को बोला गया सैंड कुलॉट्स. एंड ये लोग बेसिकली अपने जो इनकी ट्राउजर्स होती थी लॉन्ग स्ट्रिप होती थी, प्लस क्या होता था, ये उसके साथ में रेड कैप पहनते थे. रेड कैप हमने डिस्कस किया ना पीछे सिंबल. रेड कैप क्या करता है, रेड कैप सिंबलाइज करता है लिबर्टी को. लिबर्टी मीन्स अब जो स्लेव था पहले, अब वो स्लेव नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया है, फ्री हो गया है. ठीक है. बट यहाँ पे कंडीशन थी कि जो वीमेंस होती थी बेटा, उनको ये कैप लगाने की फ्रीडम नहीं थी. वीमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो. ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो रेड कैप था, वीमेन वर अलाउड टू वियर दैट कैप. नो, जो वीमेन थी उनको ये रेड कैप वियर करना अलाउ नहीं था. ओके. सो नाउ देखते हैं जैकोबिन्स क्या करते हैं. सो इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरिसियन हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड. सो यहाँ पे जो बहुत सारे पार्शियंस होते हैं, पैरिशियन मीन्स जो पेरिस में रहते हैं. ठीक है. तो पेरिस के जो लोग थे, जो जिनको फूड नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो गुस्सा थे, तो इन सब ने मिलकर, जैकोबिन्स ने मिलकर 1792 में मिलकर क्या प्लान किया कि इंसरेक्शन मीन्स जाके हम घुस के अब मारेंगे भाई, पिटाई करेंगे कि बहुत हो गया, अब हमको खाना चाहिए. सो क्या होता है यहाँ पे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10th ऑफ अगस्त को दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए किंग को क्या किया, किंग के गार्ड जो थे, किंग के गार्ड को मार दिया. मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स. सो यहाँ पे जो किंग के गार्ड्स थे उनको तो मार दिया, प्लस जो किंग था, किंग की फैमिली थी, उसको लाके बंद कर दिया. कहाँ पे, जेल में, जेल बंद कर दिया. फ्रॉम लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. सो वही चीज़ है, रॉयल फैमिली के जो सारे मेंबर्स थे उनको बाद में क्या हो जाती है, जेल हो जाती है. सो नाउ अब से क्या हो गया भाई, राजा साहब तो चले गए जेल में, अब वो जेल चले गए तो रूल कौन करेगा. तो रूल करने के लिए क्या हुआ कि इलेक्शन अब हेल्ड होंगी. ठीक है. फ्रॉम नाउ ऑन all men of 21 year and above regardless of wealth got the right to vote. फाइनली अब वेल्थ की बात नहीं हो रही है, जितने भी मेंबर्स हैं सारे, अब सबको क्या मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा. ठीक है. अब
21 ईयर्स। सो मैंने बोला है कि जो इसके पहले उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी वहाँ पे उनको कितना ईयर्स था, सो कमेंट करके बताइए। यहाँ पे देखिए 21 ईयर्स है, सो वहाँ पे कितना ईयर था, एवरीवन कमेंट, ओके। सो नाउ द न्यू इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। सो देखिए इस जैसे वहाँ पे उन्होंने जब मिल के ग्रुप बनाया तो उसको क्या नाम दिया था, नेशनल असेंबली। सो यहाँ पे जो उन्होंने मिल के एक तरह से नई असेंबली बनाई है उसको क्या बोला इन्होंने, क्या नाम दिया नई गवर्नमेंट को, कन्वेंशन, ओके। सो ऑन 21 September 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। सो फाइनली जो हमारा 1792 है, यहाँ पे हमारा जो फ्रांस है वो अब मोनार्कियल सिस्टम से निकल के क्या बन जा रहा है, रिपब्लिक, राइट, ओके। क्योंकि रिपब्लिक क्यों बना है, चलिए मैं बता दें। जो रिपब्लिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब जो गवर्नमेंट आ रही है हमारी वो क्या होके आ रही है, इलेक्ट होके आ रही है। चलिए, एज यू नो ए रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पीपल इलेक्ट करते हैं, प्लस वहाँ के हेड भी होते हैं गवर्नमेंट के, स्टेट के जो हेड होते हैं उनको भी इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई हेरिडेटरी मोनार्की का सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है। नॉन नेक्स्ट, अब लुइस 16 जो राजा थे उनको जब जेल में कर दिया गया, अब उनको क्या हो जाती है, डेथ सेंटेंस मिला, उनको मृत्युदंड मिल जाता है भाई, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन क्या होता है, ट्रीजन बेसिकली होता है बेटा राजद्रोह, देशद्रोह होता है ना। सो देशद्रोह मीन्स उन्होंने देश के खिलाफ जाके किसी और कंट्री से मिलके क्या चालें चली, मिलके आप वहाँ पे सीक्रेट कॉन्वर्जेशन में जा रहे हो, मिलके चाल चल रहे हो। सो यहाँ पे बेसिकली ट्रीजन इसलिए बोला गया, ठीक है। सो ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड। उनको पब्लिकली क्या किया गया, फांसी पे लटका दिया गया एट द प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड। कौन से प्लेस पे, डी ला कॉन्कॉर्ड। द क्वीन मैरी एंटोनी, भाई देखिए यहाँ पे प्रिंसेस जो थी हमारी बहुत ही खर्चीली, उनको भी क्या किया गया, मेट विद द सेम फेट। कुछ ही टाइम बाद उनको भी क्या करवा दिया गया, एग्जीक्यूट। भाई इतना खर्चा किया आपने, फ्रांस को डेप्ट में ला दिया है, तो आपको भी भाई दंड तो मिलेगा, मिलना चाहिए। चमका कि नहीं चमका, ओके। नाउ नेक्स्ट, द रेन ऑफ टेरर। चलिए बेटा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, सो लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करते। रेन ऑफ टेरर, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक बेटा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। आई होप इट्स क्लियर। अगर वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर कि आप लाइक करें, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रेड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। एंड थैंक यू।